हेलो दोस्तों, आज 17 अगस्त है। करंट अफेयर्स एट वन प्लेस प्रोग्राम में आप सभी लोग का स्वागत है, जिसमें हम लोग बात करते हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट सोर्सेज के, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, जो आप लोगों के आईएएस, पीसीएस और अन्य सभी यूसीयूटीएससी, एसएससी वगैरह के सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर रहता है, जिसमें हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक साइंटिफिक मेथड से इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप रियली में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2027-28 को टारगेट कर रहे हैं हिंदी मीडियम के, तो आप लोगों को ये क्लास जरूर देखनी चाहिए। यस, क्योंकि इसमें केवल करंट के टॉपिक का सिर्फ ऐसे नहीं है कि इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है, बल्कि करंट का टॉपिक क्या है, क्यों चर्चा में है, किस वजह से चर्चा में है, क्या खास बात है, उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हर एंगल को हम लोग खंगाल करके देखने की कोशिश करते हैं। और साथ के साथ मैं आपको अलग से देता हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वो है आपका इसका वन लाइनर का रिवीजन का क्विक सीरीज, यानी क्विक रिवीजन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आप लोग उसको भी कवर कर सकते हो। और साथ के साथ वीकली में करंट अफेयर्स का रिवीजन तो आपको कराता ही हूं एमसीक्यू के माध्यम से, हर संडे 12 बजे। तो चलिए आज का इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम लोगों को कवर करने चाहिए, जानने चाहिए और समझना चाहिए। ओके, तो लेट स्टार्ट। आज के देखिए सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके जीएस पेपर 1 के, ये आपके 3 टॉपिक हैं। जीएस पेपर 2 में आपके ये भी आपके 3-4 टॉपिक हैं। और जीएस पेपर 3 में भी आपके लगभग मान के चलिए तो 2 से 3 टॉपिक काफी हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बन जाते हैं, तो इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसकी क्लास की पीपीटी और अन्य सभी चीजें आप लोग कलेक्ट करना चाहते हैं तो फटाफट यहां से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, स्कैन कीजिए, फटाफट को ज्वाइन कर लीजिए और साथ के साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। ओके, तो चलिए बिना देर किए आज पहला टॉपिक उठाते हैं हम लोग, आपके कहा जाए तो साइंस एंड टेक, स्पेस टेक्नोलॉजी और अन्य चीजों के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है वॉयजर 2 मिशन और बिग बैंग अपग्रेडेशन का कंसेप्ट। अब बात आती है कि पहला वॉयजर 2 मिशन है किसका? इसरो का है, नासा का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, या जापान का है, या रसिया का है, चाइना का है, कहां का है? पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं पर पता होना चाहिए। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? तो देखिए सबसे पहली बात आती है, नासा ने पृथ्वी से 21 अरब किलोमीटर दूर, कितना, 21.4 अरब किलोमीटर दूर वॉयजर 2 के उपकरणों को बंद होने से बचाने के लिए बिग बैंग नामक पावर को अपग्रेड किया है। यस, बिग बैंग अपग्रेडेशन का कंसेप्ट है कि इसके इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है, उपकरण है, बंद ना हो जाए। इतने किलोमीटर दूर ये जा चुका है, सोचिएगा आपका यहां ये कंसेप्ट, सोचना। इसे कब लॉन्च किया गया था? एक्चुअली में अगस्त 1977 में वॉयजर मिशन को लॉन्च किया गया था। वर्तमान में यह इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद है। यह है इंटरस्टेलर स्पेस, जहां पर हमारी रेंज से बहुत बाहर है। यह एकमात्र यान है जो यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचा है। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको नोट ना करना हो। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिवीजन के लिए इंतजार मत कीजिएगा। सबसे बड़ी चीज है जो आपकी ये है पीपीटी, इसको नोट करिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक चीजें याद होंगी नहीं। देखिए, बिना मेहनत के, बिना तपस्या के कोई फल नहीं मिलता। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो अपने आप को, अपने दिमाग को जितना मथोगे ना, जितना यूटिलाइज करोगे, उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूं। करना है तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में पछताना ही पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट पछताएं। तो ध्यान रखना, नासा ने कम पावर वाले 3 हीटर चला करके 10 वाट बिजली बचाई है इसके माध्यम से। वहां पर ऊर्जा के लिए यह प्लूटोनियम 238 आधारित रेडियो आइसोटोप जनरेटर का उपयोग करता है। सोचिए इस मिशन में क्या यूज किया गया है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी का कंसेप्ट, प्लूटोनियम 238 आधारित रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया गया है। उसमें एक तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर का प्लांट लगाया गया, सोचना, जिससे वहां पर एनर्जी जनरेट होती है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो डीप स्पेस मिशन में ऊर्जा प्रबंधन और हेलियोस्फीयर की भौगोलिक समझ के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ये आपका ट्रांसमिशन शॉक है, हेलियोपॉज है, ये रही, और हेलियोपोलिस की स्थिति, और ये इंटरस्टेलर स्पेस है, यहां से ये आपका काम करेगा, आगे बढ़ जाएगा। अब हेलियोस्पेलर और इंटरस्टेलर स्पेस का कंसेप्ट क्या है?
सूर्य का प्रभाव जहां तक जाता है उसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेलियोस्फीयर किसे कहा जाता है? जहां पर सूर्य का प्रभाव पहुंचे। और इसके समाप्त होने के बाद इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होता है। यही आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंटरस्टेलर स्पेलर जो आपका कंसेप्ट है, स्टेलर जो स्पेस है, उसे कहां, उसे किसे कहते हैं? जहां तक सूर्य का प्रभाव पहुंचता है उसके आगे का जो स्पेस का क्षेत्र है उसको कहा जाता है। इसमें एक कंडीशन आती है हेलियोपॉज की। सूर्य के प्रभाव क्षेत्र की अंतिम सीमा जहां पर सौर हवा और बाहरी अंतरिक्ष का दबाव बराबर होता उसको कहते हैं हेलियोपॉज, बिल्कुल बीच में ये रहे। वॉयजर 2 ने 2018 में इस सीमा को पार कर लिया था। ध्यान रखना, यहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, इसलिए आरटीजी तकनीक, न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो कंसेप्ट है, उससे ऊष्मा से उजली बिजली बनाई जाती है। यह यान कैनवरा के डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना से संपर्क में, वहां से कनेक्ट है और लगातार इंफॉर्मेशन आती रहती है। ये आपका डिके होता रहा, 238 डिके होता रहा, इससे एनर्जी बनती है, थर्मोकपल्स चलते हैं और इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती रहती है और ये आपका काम करता रहता है पूरा का पूरा सिस्टम। सोचिएगा, है ना बढ़िया, मजेदार है ना? साइंस टेक में स्पेस टेक्नोलॉजी, डीप स्पेस मिशन, ये आप समझ लीजिएगा। चलिए, एक आपका दूसरा टॉपिक है जिसे हम कह सकते हैं सोशल इश्यू से भी कह सकते हैं, ज्योग्राफी से भी कह सकते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी कह सकते हैं। शोम्पेन जनजाति और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ये तो बात अच्छे तरीके से जानते हो, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत बड़ा विवाद चल रहा है अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का। तो उसी को लेकर के यहां पर कंसेप्ट है। जनजातीय परिषद का आरोप है कि 91,000 करोड़ रुपए के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए सोम्पेन जनजाति पर आधुनिक जीवन शैली थोपी जा रही है। वहां की जनजाति परिषद में जबरदस्ती उनको लग रहा है कि हमारे ऊपर मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट डाला जा रहा है। ये ध्यान रखना, बेसिकली सोम्पेन जो है मंगोलॉइड प्रजाति की एक शिकार और संग्रह करने वाली जनजाति है। यह ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। ये कहां पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। यह अंडमान निकोबार के 5 विशेष रूप से कमजोर पीबीटीजी समूह में शामिल है, 5 सबसे कमजोर। 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र इसके 229 सदस्य हैं। इनका मुख्य भोजन है पांडानुस फल और जंगली सुअर उसका शिकार करते हैं और उसको ये खाते हैं। तो ये 2 चीजें इनकी मुख्य तौर पर हैं। ओके, क्लियर हो गया? अब बात आती है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का कंसेप्ट क्या है, जनजाति परिषद क्या है। देखिए, जनजातीय अधिकार संरक्षण का कंसेप्ट जो है, विकास के नाम पर सोम्पेन जैसी जनजाति का विस्थापन उनके अस्तित्व को मिटा रहा है। यस दोस्तों, देखिए, इनको जो चीजें हैं वो कई सारे प्रोटेक्शन इनको मिले हुए हैं। पहला तो मिला हुआ है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जिसके तहत पीबीटीजी को पैतृक क्षेत्रों पर आवास का अधिकार है, उन क्षेत्रों पर जहां पर ऑलरेडी वो रहते आए हैं। यह पैतृक अधिकार है। नंबर टू, सोम्पेन नीति 2015 में बनाई गई थी। यह नीति जनजाति के प्रति पूरी तरह से हस्तक्षेप के दृष्टिकोण को अनिवार्य बनाती है। यह बाकायदा बनाई गई नीति है कि सोम्पेन को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा, उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मूल निवासियों को अपनी संस्कृति और जीवन का संरक्षण करने का पूरा अधिकार है। ऐतिहासिक कदम यह है कि 2024 में सोम्पेन ने पहली बार आम चुनावों में मतदान किया था। यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो 3 पॉइंट्स के माध्यम से इसको संरक्षित किया जा रहा है और उसी को लेकर के आपकी जो परिषद है वो कह रही है कि जबरदस्ती हमारे ऊपर क्या किया जा रहा है? आधुनिकीकरण, आधुनिक जीवन शैली को थोपा जा रहा है। इसलिए चर्चा में आया भी था। आप ये क्या राय है? ऐसा होना चाहिए या जिसकी जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो बनी रहनी चाहिए? आप क्या मानते हैं? इतिहास, संस्कृति, परंपरा बनाम विकास, आप इनमें से दोनों में से किस पक्ष के सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, अगला हम क्वेश्चन बात करते हैं। अगला टॉपिक है पीएम विश्वकर्मा योजना और उसका प्रभाव। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में पीएम विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित कर उनके योगदान को सम्मानित किया गया। यस, लाल किले में 15 अगस्त पर। एक्चुअल में यह योजना 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शुरू की गई थी। इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा। यह 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है।
इसमें 18 पारंपरिक कारीगरों, बढ़ई, लोहार, कुम्हार इत्यादि को शामिल किया गया है। अब तक 30 लाख से अधिक कारीगर पंजीकृत हो चुके हैं इसके माध्यम से। ये बेसिकली असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सुरक्षा और उनके विकास के लिए चलाई गई एक योजना है। ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये आपको चारों पॉइंट क्लियर हैं? ये ध्यान रखना। तो ये सब आपके इसमें जुड़े हुए हैं जो डेली बेसिस पर अपने-अपने विशेष हुनर के विशेषज्ञ और पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चली आ रही है विश्वकर्मा के तहत। अब इस योजना के मुख्य लाभ क्या है? यह योजना केवल ट्रेनिंग नहीं देती बल्कि उन्हें बैंक मार्केट से भी उनको जोड़ने की कोशिश करती है। यह योजना उन्हें बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक का लोन मात्र 5% की ब्याज पर दिलवाती है, देती है। इसमें आधुनिक उपकरण के लिए 15,000 का ई वाउचर दिया जाता है, ई रूपी के तौर पर, जिससे आप अपने उपकरण खरीद सकते हो। कौशल विकास ट्रेनिंग के दौरान कारीगरों को 500 रुपए प्रतिदिन का स्टिपेंड दिया जाता है कि 500 रुपया पर डे का आप उसको खर्चा पानी मिलेगा। जितने दिन की ट्रेनिंग चलेगी उतने दिन तक पर डे। और डिजिटल लेन देन, प्रति डिजिटल ट्रांजैक्शन 1 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है, अधिकतम 100 रुपया प्रति महीना। 1 रुपया आपको बल पर उस पे आप जितना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे, हर ट्रांजैक्शन पर आपको 100 रुपया 1 रुपया मिलेगा। 100 रुपया अधिकतम 1 महीने में 100 रुपया। ये आपका कंसेप्ट जोड़ा गया। तो ये है आपका क्रेडिट सपोर्ट है, स्किल डेवलपमेंट है, रिकॉग्निशन आईडी कार्ड मिलेगा, 15,000 की टूल किट का वाउचर मिलेगा, डिजिटल इंसेंटिव मिलेगा, अगर डिजिटल लेन-देन करो तो आपको 1 रुपया पर ट्रांजैक्शन मिलेगा, मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें हैं। यानी कि लघु, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम के लिए बहुत बेहतरीन है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक बेहतरीन योजना है ये। अगर ये ढंग से लागू हो तो इसके सभी पॉइंट याद कर लीजिएगा। इनमें से कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको मिस करना है। नोट करते जाइएगा। ओके एवरीबॉडी, चलिए अगला टॉपिक बात कर रहे हैं हम लोग, और वो है केन्या में भारतीय मूल को स्वदेशी मान्यता दी गई है। यस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। केन्या सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारतीय मूल के लोग जो पहले कभी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो पहले कभी केन्या में जाकर के बस गए, उनको अब स्वदेशी जनजाति या जाति समूह के रूप में मान्यता दे दी है कि अब वो यहीं के हैं, यह स्वदेशी हैं, कोई बाहर के नहीं है। ये माना गया। एक्चुअली में ये सब हुआ कैसे? देखिए, 1896 से लेकर के 1901 के बीच में ब्रिटिश शासन ने लूनेटिक एक्सप्रेस यानी कि रेलवे बनाने के लिए 32,000 भारतीय मजदूरों को केन्या भेजा था। लूनेटिक एक्सप्रेस बनाने के लिए भारतीय प्रवासी एएम जीवन जी और माखन सिंह ने केन्या के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान दिया था। नाम याद कर लीजिए इनका, एएम जीवन जी और माखन सिंह ने। भारत केन्या संसदीय प्रतिनिधिमंडल की एक बैठक में इस कदम का स्वागत किया गया। भाई अब इनको, क्योंकि भाई उन्होंने केन्या के स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की, सारी चीजें की, इतने समय से चले आ रहे, इनको विदेशी क्यों माना जाए, क्यों ना इनको स्वदेशी का दर्जा दिया जाए, और इसीलिए इसको दिया गया। भारतीय डायस्पोरा का महत्व और अफ्रीका के लिए सॉफ्ट पावर कूटनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और ये सभी भारतीय पीआईओ जो हैं, जो उसको वहां पर इंडिजनाइजेशन का कंसेप्ट मिल गया है, कहीं ना कहीं भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है उसको आप देख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यह मान्यता दिखाती है कि भारतीय लोग अब केवल प्रवासी नहीं हैं बल्कि केन्या के मूल निवासी बन गए। ये रहे। अब एक्ट ईस्ट अफ्रीका, केन्या पूर्वी अफ्रीकी समुदाय में भारत का प्राथमिक प्रवेश द्वार है। पूर्वी अफ्रीका में दोनों देश आईओआरए, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य भी हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। यह कदम तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के लिए कूटनीतिक मॉडल बन सकता है, क्योंकि वहां पर भी बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय लोग बहुत पहले से मौजूद हैं, उसकी आजादी से बहुत पहले से। इंटरनेशनल एंगल क्या है? ग्लोबल साउथ का नेतृत्व और भारत अफ्रीका संबंध इससे मजबूत होंगे। ग्लोबल साउथ यानी कि जो विकसित पिछड़े देश हैं, विकसित नहीं, जो पिछड़े देश हैं, विकासशील देश हैं, और जो 1945 के विश्व युद्ध के बाद जनरली जो स्वतंत्र हुए हैं, उन देशों को साउथ का दर्जा दिया जाता है, जो जनरली हम ये मान के चलते हैं कि ये अधिकांश देश हमारे विषुवत रेखा के नीचे थे, इसलिए हम इनको साउथ का कंट्री मानते हैं। तो एक टैग है साउथ का कंसेप्ट, ये आप इंटरनेशनल रिलेशन में समझते भी होंगे। तो ये एक कंसेप्ट है जिसको आप देख सकते हो। तो ट्रेड एक्सेस मिलेगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी मिलेगी, डायस्पोरा के साथ सॉफ्टवेयर पावर मिलेगा,
और इस तरीके से हम केन्या का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं और केन्या भी हमारे साथ बेहतरीन रिलेशन बना सकता है। ये है आपका कंसेप्ट। अब एक है आपके जीएस पेपर वन का आर्ट एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है श्रीकालहस्तीश्वर मंदिर और प्रसाद योजना। इसके बारे में आपको सुनना चाहिए, जानना चाहिए। अभी हाल ही में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश की सरकार ने केंद्र की प्रसाद योजना के तहत श्रीकालहस्तीश्वर मंदिर के पर्यटन के विकास के लिए 114 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पेश किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, कि भाई प्रसाद योजना के तहत इस मंदिर के पर्यटन के विकास के लिए 114 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रपोजल हम तरफ रहे हैं। अब ये मंदिर है कहां, पहले तो ये जान लीजिए। यह मंदिर तिरुपति जिले में स्वर्णमुखी नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे दक्षिण का काशी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। नंबर 2, इसका निर्माण पल्लव, चोल और विजयनगर के शासकों ने क्रमिक रूप से कराया, यानी किसी एक काल की देन नहीं है। यानी कि पल्लवों के समय शुरू हुआ, चोल और विजयनगर काल तक यह लगातार विकसित होता चला गया और यह 100% केंद्र सरकार की प्रसिद्ध योजना का हिस्सा बनने जा रहा है, लेकिन अभी तक है नहीं। प्रस्ताव रखा गया है कि प्रसाद योजना में इसको शामिल किया जाए। तो द्रविड़ मंदिर वास्तुकला और पंचभूत स्थानों का इसका सांस्कृतिक महत्व है। ये काफी देखिएगा, ये उसका ऊपर का क्या है, पिरामिड, जो बेहतरीन कंसेप्ट को दर्शाता है, पिरामिड स्ट्रक्चर को, बहुत सुंदर है। अब बात आती है कि इसका कंसेप्ट क्या है, कि ये है क्या चीज। प्रसाद योजना तो एक अलग चीज है ही, मेन चीज जानिए वायुलिंगम और उसकी वास्तुकला। देखिए दक्षिण भारत जो है, शैव परंपरा में पंचभूत स्थल प्रकृति में 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि 5 ऐसे स्थल हैं जो पंचभूत परंपरा में विश्वास करते, पंचभूत स्थल माने जाते हैं, ठीक है ना, 5 तत्वों के। यह आंध्र प्रदेश का एकमात्र पंचभूत स्थल है जो वायु का प्रतीक है, इसलिए यहां पर वायु लिंगम यानी कि जो शिवलिंग है वो वायु के प्रतीक के तौर पर है। गर्भगृह में हवा ना होने पर भी यहां पर दीप की लौ फड़फड़ाती रहती है। बिल्कुल बंद कर दिए, हवा ही ना हो तब भी लड़ फड़फड़ाती रहती है, इसका मतलब वहां पर कहीं ना कहीं से हवा का कंसेप्ट है। मंदिर का नाम जो है 3 जानवरों पर है जिन्हें मोक्ष मिला है, मकड़ी, सर्प और हाथी, जिनको कहा जाता है कि इन्हें मोक्ष मिला था, इसलिए इसका कंसेप्ट नाम क्या है, जानते नहीं, श्रीकालहस्तीश्वर। श्री काल, श्री मीन्स मकड़ी, काल मीन्स सर्प और हस्ती मतलब हाथी, इन तीनों को मोक्ष मिला था। हिस्टोरिकल एंगल क्या है, विजयनगर वास्तुकला का प्रभाव सबसे ज्यादा यहां पर 100 खंभों वाला मंडप विजयनगर काल में ही बनाया गया और ये है आपके तत्व जहां पर इनके मंदिर हैं। देखिए वायु वाला श्रीकालहस्ती वाला ये रहा, वाटर का है जम्बुकेश्वर, फायर का है अन्नमलियार, अर्थ का है एकांबरेश्वर और स्पेस का है नटराज मंदिर। ये 5 मंदिर हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, हो सकता है मैचिंग में पूछ लिए जाएं कहीं से भी। तो आर्ट एंड कल्चर अब जो पूछा जाता है माय डियर, वो ध्यान रखिएगा, वो सिंपल तरीके से नहीं पूछा जाता। अब वो यूपीएससी डीप में पूछता है, क्योंकि सरल चीजें पूछ करके वो खत्म कर चुका है। मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार इस बात को दोहराया है कि सरल चीजों का कोटा यूपीएससी का खत्म हो चुका है। बार बार वही चीजें कितनी पूछेगा भाई। जाइए अंदर, घुसिए अंदर और वहां पर इनको पढ़िए। ये मैचिंग में आ जाए तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने शायद ही पढ़ा होगा वही कर पाएंगे, अदरवाइज बाकी के लिए तो सोचते ही रहेंगे, वो इंटरनेट से निकालेंगे इसका आंसर क्या है। और यूपीएससी का पेपर का सॉल्यूशन इंटरनेट से निकालना अब कोई सॉल्यूशन नहीं है। मजा तब है जब पढ़ें आप। ओके, चलिए एक विवादित मुद्दा और भी है जो इसको आपको जानना चाहिए। बीसीआई बनाम नालसा, विरोध का अधिकार, बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यस, अभी हुआ क्या आप अच्छे तरीके से जानते हो, हमारे चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने एक बार एक पंगा कर दिया था यूथ को, कुछ लोगों को उन्होंने एक शब्द दे दिया जिसकी वजह से एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, एक पार्टी बन गई कॉकरोच। उसके बाद से उनका विरोध काफी लगातार होता रहा है। हालांकि शब्द गलत था, नहीं कहना चाहिए था किसी भी एंगल से हो, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। कहते ना कि शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, फेंका हुआ तीर तो वापस ले सकते हो लेकिन जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं होता। वही कंसेप्ट है और उसकी वजह से यूथ में वो हमेशा टारगेट पर रहे।
और उसी तरीके से यहां पर एक विवाद खड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को शांतिपूर्ण विरोध करने वाले नालसर लॉ छात्रों को प्रोफेसर एनरोलमेंट रोकने से मना कर दिया है। एक्चुअली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया, कंसेप्ट क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था। छात्रों ने अपने दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सीजेआई को बुलाने का विरोध किया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने राज्य काउंसिलों को इन छात्रों का पंजीकरण रोकने का आदेश दे दिया कि तुमने सीजीआई को क्यों रोका, तुमने इसका विरोध क्यों किया, राजनीति कर रहे हो, दिस दैट, ये सारी चीजें। और बार काउंसिल ने राज्य काउंसिलों को आदेश दे दिया कि इनका पंजीकरण ना किया जाए, यानी कि वो बार काउंसिल में आ नहीं सकते, वकील बन नहीं सकते। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई ने साफ साफ कहा कि यह शांतिपूर्ण असहमति के लिए पेशे के अधिकार को नहीं छीना जा सकता, कि उनकी मुझसे या व्यवस्था से असहमति हो सकती है, लेकिन इसका मतलब उनके शांतिपूर्ण असहमति से उनके पेशे के अधिकार को नहीं छीना जा सकता। इट वाज द कंसेप्ट। नालसार यूनिवर्सिटी के छात्र थे ये। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम वैधानिक निकायों का विनियामक शक्तियां, इसका विवाद है ये। तो ये एक कंसेप्ट है, फ्री स्पीच, स्टेटरी पावर, दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। जिसमें बाद में जाकर के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सॉरी बोला, माफी मांगी है, और इसको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए फिर उनको अलाउ कर दिया है। ये सारी चीजें हुई हैं। तो की पॉइंट क्या है, बीसीआई वकीलों का नियमन कर सकती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों का नियमन करती है, लेकिन उसके अधिकार मनमाने नहीं हो सकते। कैसे? अधिवक्ता अधिनियम 1961 नए वकीलों का पंजीकरण सीधे बार काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं बल्कि राज्य बार काउंसिल करती है, पहली बात। दूसरा, धारा 24A अयोग्यता, किसी उम्मीदवार को केवल नैतिक पतन के आधार पर ही अयोग्य ठहराया जा सकता है, विरोध के आधार पर नहीं। अगर उसका कोई नैतिक पतन हो गया है तो ही है मोरल टर्पिट्यूड, इस आधार पर ही आप उसको अयोग्य ठहरा सकते हैं, अदरवाइज किसी और तरीके से आप नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, शांतिपूर्ण छात्र विरोध वैधानिक अयोग्यता की श्रेणी में नहीं आता। वो शांतिपूर्ण कर रहा है, किसी का हिंसा नहीं कर रहे, किसी का रास्ता नहीं रोक रहे, किसी पर पत्थर नहीं फेंक रहे, बस उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। कॉन्स्टिट्यूशन एंगल कहता है अनुच्छेद 19(1)(a) वाक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 1(g) कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार है, किसी को भी कोई किसी प्रकार का व्यवसाय करने का अधिकार है। तो ये है आपका कंसेप्ट। तो लॉ ग्रेजुएट पहले सबसे पहले अपने स्टेट के बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, फिर लीगल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट और अन्य जगहों के लिए सुपरवाइजरी अपीलेट होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सदस्यता के लिए। तो ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ओके, तो भाई ये बात समझ में आ गई। मेरा पर्पज आपको विवाद बताना नहीं था, मेरा पर्पज था इन कानूनों को, इन धाराओं को, इन सारी चीजों को डिस्कस करना, जो पॉलिटी के एंगल से और आपके ये जो दो कानून और उनकी धारा हैं उनको समझने के लिए, और यही आपसे पूछने के चांसेस ज्यादा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो कोई भी जानता है, विवाद हर कोई जानता है, पढ़ लोगे, लेकिन ये जो एंगल हैं ये कानून के, ये नहीं समझ में आएंगे। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्ञान भारतम मिशन, पांडुलिपि संरक्षण का कंसेप्ट। अभी हाल ही में संसदीय समिति ने संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण की अत्यंत धीमी गति पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि मात्र 33,000 प्रति माह ये डिजिटलाइजेशन कर पा रहे हैं प्राचीन पांडुलिपि। तो संस्कृति मंत्रालय ने एक मिशन चलाया था जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन, जिसका उद्देश्य है देश भर में जितने भी हमारे प्राचीन पांडुलिपियां हैं, मनुस्क्रिप्ट्स हैं, उनको डिजिटलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना। लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है, इस पर संसदीय समिति ने चिंता व्यक्त की है, इसलिए चर्चा में आया। भारत में लगभग 1 करोड़, लगभग 10 मिलियन प्राचीन पांडुलिपियां मौजूद हैं। यह 100% केंद्र प्रायोजित इस मिशन का लक्ष्य है कि 2030 तक सभी को डिजिटाइज करना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए एआई और जन भागीदारी, क्राउड सोर्सिंग की आवश्यकता है। यह सब चल रहा है उसमें। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों को एआई के माध्यम से संरक्षित करने का लक्ष्य रखा है कि भाई इसको करें और इसके माध्यम से स्कैन करके उसको सुरक्षित रख लिया जाए, क्योंकि ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो नष्ट होने की कंडीशन में, और इससे कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाए। योजना आउटस्टैंडिंग है, नो डाउट,
बढ़िया है, लेकिन काम बहुत धीमे है, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि हमारे यहां कागज के आविष्कार से पहले भारतीय इतिहास प्राकृतिक पत्तों और छालों पर लिखा गया था, जिन्हें बचाना बड़ी तकनीकी चुनौती है। पारंपरिक सामग्री दक्षिण भारत में ताड़पत्र, पाम की लीफ पर, और उत्तर हिमालय में भोजपत्र पर, बिर्च बार्क पर इसका उपयोग किया जाता था, उस पर लिख करके रख लिया करते थे। एआई और ओसीआर टेक्नोलॉजी, ब्राह्मी, शारदा जैसी लिपियों को पढ़ने के लिए मशीन लर्निंग और ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग कर रही है। खराब पन्नों के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग भी लागू की जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। मैपिंग कर रही है, भौतिक सत्यापन हो रहा है, फिर कैटलॉगिंग हो रही है, और अब इसका डिजिटल संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि हमारा ज्ञान हमारे देश में बने रहना चाहिए, कुल मिलाकर के। इज इट क्लियर? चलिए, अब एक है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स और ग्रीनियम। ये इकोनॉमी का टॉपिक है जिसको आप लोगों को जानना चाहिए। सॉवरेन बॉन्ड तो जानते हैं, ऐसे बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड इकोलॉजी एनवायरमेंट की कंपनियों के लिए बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ठीक है ना। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 50 बिलियन रुपए के 30 वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं, जिस पर सामान्य बॉन्ड की तुलना में 4 बेसिस पॉइंट का ग्रीनियम प्राप्त हुआ है। ये रहे आपके ग्रीन बॉन्ड। ग्रीनियम क्या है? एक्चुअली में ग्रीन बॉन्ड जब कोई कंपनी जारी करती है या सरकार जारी करती है, देखिए, ग्रीन बॉन्ड वो होते हैं जो पर्यावरण संरक्षण का काम करने वाली कंपनियों के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसे हम लोग उन बॉन्ड को ले लेते हैं और पैसा दे देते हैं। उसके बाद मैच्योर होने के बाद में वो बॉन्ड वापस हो जाते हैं, पैसा हमको मिल जाता है। एक तरीके से ये है। लेकिन सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन होते हैं सरकार के, इसलिए ध्यान रखना। तो ये सरकार का है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सरकार ने जारी किया है। ग्रीन बॉन्ड का पैसा केवल जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण अनुकूल प्रोजेक्ट में खर्च होता है, पहली बात। दूसरी बात, भारत ने बजट 2022-23 में अपने ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को घोषित किया था कि हम इससे फंडिंग उठाएंगे, और इसका पैसा जीवाश्म ईंधन या बड़े परमाणु हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में निवेश नहीं किया जा सकता, यानी कि फॉसिल फ्यूल और एटॉमिक पावर में इसका पैसा यूज नहीं किया जाएगा। तो जलवायु वित्त पोषण और भारत के नेट जीरो प्रोग्राम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, फॉसिल फ्यूल के लिए बिल्कुल नहीं। ये रहा इन्वेस्टर, हम लोग हैं, ये रहे। हमने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सरकार को दे दिया। अभी सरकार कहां खर्च करेगी? सोलर एनर्जी में खर्च करेगी, विंड पावर में खर्च करेगी, ईवी ट्रांसपोर्ट में खर्च करेगी, लेकिन आपकी पुराने फॉसिल फ्यूल और अन्य चीजों पर खर्च नहीं कर सकती है। बात समझ गए नहीं? तो ये एक कंसेप्ट है। अब ग्रीनियम क्या है? ग्रीनियम की अवधारणा, जब निवेशक पर्यावरण अनुकूल प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार को सामान्य से कम ब्याज दर पर कर्ज देते हैं, तो उसे ग्रीनियम कहते हैं। ये रहा, यानी कि सामान्य मार्केट रेट से भी कम रेट पर। ये रहा ग्रीनियम फॉर्मूला, सामान्य गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर ब्याज से कम होता है, ग्रीन बॉन्ड पर ब्याज उसको घटा दिया जाता है। तो जो सामान्य ब्याज होता है माइनस ग्रीन बॉन्ड ब्याज, माइनस कर दीजिए, वो ग्रीनियम निकल के आ जाएगा। 4 बेसिस पॉइंट का अर्थ क्या होता है? सरकार को कर्ज पर 0.04% कम ब्याज देना होगा, जिससे सरकारी खजाने की बचत होगी, यानी कि हमें थोड़ा सा ब्याज कम मिलेगा। कितना? 0.04%। खैर, ये भी बड़े अमाउंट के लिए बहुत बड़ी चीज है। आरबीआई का नियम कहता है कि बैंक इन बॉन्ड्स का उपयोग अपने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। यस, विदेशी निवेशक फुल्ली एक्सेसिबल रूट के जरिए निवेश कर सकते हैं, यानी कि घरेलू निवेशक भी, विदेशी निवेशक भी, कोई भी पैसा इसमें जमा कर सकता है। ग्रीन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क क्या है? एलिजिबल प्रोजेक्ट्स होते हैं सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग, और जो नहीं होते हैं कोल, फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर पावर, लार्ज हाइड्रो पावर, बायोफ्यूल और इस तरह के एरिया, उन पर यह लागू नहीं होता है, इन पर लागू होता है, कुल मिलाकर के। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक्स। मैं आपको चाहता हूं कि रियली में आप लोग इसको नोट करें, रजिस्टर बनाएं। यस, साल भर के बाद देखोगे तो आपके पास अच्छा खासा कंपाइलेशन होगा, सबसे बेहतरीन चीजें होंगी, और आपके पास एक करंट अफेयर का एक बेहतरीन नोट्स होगा।
जो किसी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं होगा। तो आप इसको कर सकते हो और इसका क्विक रिवीजन करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, स्कैन करिए, वहां पर इसके क्विक रिवीजन के टॉपिक आपको मिल जाएंगे। मैं इसके साथ अटैच करके नहीं दे रहा, मैं चाहता हूं कि वहां पर जाइए, उसको डाउनलोड करिए और रिवीजन करिए। पहले क्लास देखिए, उसके बाद इसको नोट करिए, क्विक रिवीजन के लिए वहां पर आप वो मौजूद है और पीडीएफ फॉर्म में उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, मुश्किल से 2 या 3 पेज में। कंप्लीट प्रिंट आउट निकालिए, रिवीजन करिए, एक दूसरे से पूछिए, आपको साथ के साथ याद हो जाएगा। वो रिवीजन करने के लिए है, ये नोट्स बनाने के लिए है, और जब तक नोट्स नहीं बनाओगे उससे याद नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कंसेप्ट इसी से क्लियर होंगे। ओके, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन।